गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज जो हम बात करेंगे वो है चैप्टर नंबर 4 स्टैंडर्ड 12 गुजराती, जिसको हम सेकंड लैंग्वेज के अंदर जानते हैं। गांधी जी, जिसको हम बहुत सारे अलग अलग नाम के हिसाब से भी जानते हैं, दैट इज गांधी जी महात्मा गांधी। गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ये पूरा नाम है। काफी सारे स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, और होती है तो थोड़ी गलतफहमी रहती है भाई मोहनदास रियल नेम है या करमचंद नाम है। तो आज की जनरेशन शायद तक जो जानकारी नहीं रख रही है, उसके लिए मैं खास कुछ बता दूं कि मोहनदास करमचंद गांधी इज अ गांधी जी का पूरा नाम है। हम उसको बापू के नाम से भी जानते हैं, गांधी जी के नाम से भी जानते हैं, महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं, वगैरह वगैरह। हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी, और उसकी एक बहुत ही बेहतरीन बुक है जो हम सब जानते हैं, उसका नाम है सत्यना प्रयोगो। उसको हमने नाम दिया था आत्मकथा। गांधी जी की काफी सारी बुक्स के अंदर है, एक है हिंद स्वराज, दूसरी है खरी केळवणी, केळवणी ना कोयडा, नीति नाशने मार्गे, त्याग मूर्ति, एंड दूसरी। गांधी जी की एक बुक है जो उसकी डेथ के बाद ज्यादातर उसके जो लेटर्स है उसका कलेक्शन करके बनाई गई, और उसका नाम दिया गया गांधी जी नो अक्षर दे। गांधी जी का जन्म हमारे गुजरात के अंदर आया हुआ पोरबंदर शहर में हुआ। उसकी पढ़ाई राजकोट में और भावनगर में भी हुई। विदेश के अंदर पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भी गए थे, और जिसको आज हम वकील कहते हैं, बैरिस्टर कहते हैं, या लॉ की डिग्री प्राप्त करने को कहते हैं, वो पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। और आज की जो हमारी स्टोरी है, यानी कि आज का जो हमारा चैप्टर है, उसके अंदर हम इंग्लैंड की ही बात करने वाले हैं। अच्छा, फिर इंग्लैंड से वापस भारत आते हैं, एंड फिर वापस से वो जाते हैं साउथ अफ्रीका, जहां पर उसके पिताजी के एक मित्र थे, अब्दुल्ला, सेठ अब्दुल्ला। उसके साथ रहकर उसने काफी सारा व्यवसाय यानी कि धंधा किया। फिर वापस से इंडिया में आते और भारत के अंदर उसने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया, जैसे सत्याग्रह की शुरुआत किया। उसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन किया, अस्पृश्यता जिसको हम कहते हैं अनटचेबिलिटी, और सबसे ज्यादा बेहतरीन है कि अंग्रेजों के ऊपर हमें डिपेंडेंट ना रहना पड़े, इसके कारण से खुद के कपड़े यानी कि खादी बनाओ, तो खादी का काम किया। इसी तरह से उसने अलग अलग अखबार भी लिखे, और उसने एडिटर का काम किया, जिसको हम कहते हैं संपादन का काम, जिसमें एक का नाम है हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, इन सब के अंदर। तो ये थे हमारे गांधी जी की जानकारी। अब यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो है नारायण हेमचंद्र। यहाँ पर आगे लगाया है स्व, जैसे मिस्टर हम लगाते हैं उसमें MR होता है, उसी तरह से यहाँ पर स्व इज अ फुल फॉर्म होता है इसका, स्वर्गस्थ। अभी ये नहीं है, यानी कि गांधी जी जिस समय ये लिखने बैठे थे उस वक्त नारायण हेमचंद्र की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। गांधी जी जब नारायण हेमचंद्र को याद करते हैं, तो जो अपनी डायरी में उसने लिखा है, तो उस समय नारायण हेमचंद्र जो है उसकी तो डेथ हो चुकी थी, पर जब उसको मिले थे तो इंग्लैंड में मिले थे। और इंग्लैंड की जैसे उसकी मिलने की शुरुआत और कब उससे बिछड़ गए, वो पूरी डिटेल यहाँ पर बताई गई है। तो पहला प्रश्न आपके मन में ये रहा होगा कि कौन है नारायण हेमचंद्र। तो नारायण हेमचंद्र इज अ ऑथर, ये बहुत ही अच्छे लेखक है, पर उससे भी ज्यादा अच्छे ट्रांसलेटर है। इसको गुजराती, उसको हिंदी, मराठी, बंगाली, एंड इसके अलावा आती थी हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली एंड मराठी। ये 5 भाषा का नॉलेज था, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली। ओके, तो ये भाषा का नॉलेज था, एंड ये सब में ट्रांसलेट करने का बहुत ही अच्छा उसको आता था। खासकर जो एक अच्छे बंगाली जो लेखक है, उसकी ट्रांसलेशन करके उसने पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को देने का कार्य किया था। एंड जैसे आज के समय के अंदर बॉलीवुड स्टार एंड स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे महान लोग के अंदर हम काउंट करते हैं कि ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, उस समय के अंदर ये कोई लोग ज्यादातर हाईलाइट नहीं थे, क्योंकि मूवीज एंड स्पोर्ट्स को इतना महत्व नहीं देते थे। पर हाँ, उस वक्त लेखक एंड कवि को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। एंड वही कारण है कि उस समय के अंदर महापुरुषों की लिस्ट के अंदर अगर कोई आते थे तो वो थे दैट इज नारायण हेमचंद्र, क्योंकि ये भी एक बहुत ही अच्छे लेखक थे। अब ये कहानी जैसे मैंने बताया इंग्लैंड की है, और इंग्लैंड के अंदर गांधी जी जब पढ़ रहे थे उस समय वहां पर एक एसोसिएशन चलाया जाता था। अब ये एसोसिएशन चलाने का कार्य कर रही थी मिस मैनिंग नाम की एक बंदी। तो ये जो मिस मैनिंग है वो वहां पर इंडिया के जितने भी लोग थे, चाहे वो काम धंधा बिजनेस या पढ़ाई के रिलेटेड आते थे, उसका एक एसोसिएशन बनाया था।
तो उसको उसने नाम दिया था दैट इज नेशनल इंडियन एसोसिएशन, एंड उसको हैंडलिंग करती थी मिस मैनिंग। तो मिस मैनिंग ने गांधी जी को उस एसोसिएशन के अंदर बुलाया, क्योंकि उसको पता था मिस मैनिंग को कि गांधी जी जो है वो बहुत ही शर्माળ किस्म के हैं। उसको બધાની સાથે ભળતા ન આવડે, બધાની સાથે બોલતા ન આવડે, कोई बुलाए तो बोलते थे, बाकी मूंगा मोड़े चुपचाप बैठा रहता था। तो इस तरह से नेशनल इंडियन एसोसिएशन, शॉर्ट फॉर्म में हम करेंगे नेशनल का एन, इंडियन का आई, एसोसिएशन का ए, NIA, मिया, और इसको चलाते थे मिस मैनिंग। अब ये एसोसिएशन में फर्स्ट टाइम नारायण हेमचंद्र यानी कि एक लेखक, एक ऑथर, इंग्लैंड के अंदर गांधी जी को वहां पर मिलते हैं, एंड वहां पर उसकी मुलाकात होती, वहां से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है। तो आ अरसामा, इस दौरान स्वर्गस्थ नारायण हेमचंद्र विलायत के अंदर, विदेश के अंदर आए थे। લેખક તરીકે એનું નામ મેં સાંભળ્યું હતું। તેમણે હું નેશનલ ઇન્ડિયન એસોસિએશનમાં મિસ મેનિંગને મળ્યો। મિસ મેનિંગ જાણતા હતા કે મને બધાની સાથે મળતા નહોતા આવડતું। મિસ મેનિંગ को पता था गांधी जी सबके साथ मिक्सअप नहीं होते थे, અને હું તેમને ત્યાં જતો ત્યારે મૂંગે મોઢે यानी कि चुपचाप बैठो रहतो, कोई बोलावे तो જ बोलतो હતો। તેણે નારાયણ હેમચંદ્ર સાથે यानी कि मिस મેનિંગે ગાંધીજીની મુલાકાત નારાયણ હેમચંદ્ર સાથે કરાવી। નારાયણ હેમચंद्र अंग्रेजी इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आता था। તેમનો પોશાક यानी कपड़े बहुत ही विचित्र थे। उसका पैंट यानी कि पाटलून जिसको लिखा गया वो बेडोल बिना शेप का हुआ करता था, या समझो या लहंगा था या पैंट था, पता ही नहीं चलता था। उसकी चौड़ाई गैलो इसके ऊपर, पैंट के ऊपर था चौड़ाई गैलो, मतलब क्रीज वाला एकदम गंदा काठला, काठला का मतलब होता है नेक को कहते हैं, है ना। तो गंदा काठला वाला गंदा सा उसका कोट पहना था। वो कोट का कलर भी बादामी रंग का था, उसको पर्पल कलर कहेंगे। नेक टाई कॉलर न था। कोट एकदम पारसी घाट का था, जैसे उस समय एक फैशन थी कि ज्यादातर पारसी लोग ही कोट पहनते थे। तो वो पारसी टाइप का एक कोट पहना उसने था, जिसमें भी कोई शेप नहीं था। एक टोपी पहनी थी और टोपी के ऊपर एक ऊन का, वूल का एक फुमता रहता था, एंड यहाँ पर दाढ़ी रहती थी और दाढ़ी के अंदर हमेशा उसका हाथ घुमा करता था। तो ऐसे दिखने में थे हमारे नारायण हेमचंद्र। अब साइज में कैसे थे, तो कद में एकदम ठिंगने थे, एंड एक वड़ियो एकदम दुबले पतले थे, शुक्लकड़ी से थे। कद एक वड़ियो था और ठिंगने थे। कहिए तो चाले, मोढ़ा ऊपर ऐसे व्हाइट स्पॉट के दाग होते जिसको हम माता जी जिसको आते हैं, और अमेरिकन लोगों को देखा होगा उसके फेस के ऊपर ऐसे डॉट के निशान होते हैं। तो એને એવી રીતે પોશાક વિચિત્ર और ऊपर से मोढ़ा पर श्रीना दाग। चेहरा एकदम राउंड शेप का गोल था। नाक नहीं चीबा था, यानी चिपका हुआ भी नहीं था और ना ही नुकीला था, अणीदार पण न હતું અને ચીબું પણ ન હતું। दाढ़ी ऊपर हमेशा हाथ फरिया करे। तो कपड़े की जानकारी ले ली, साइज यानी कि फेस और बॉडी लैंग्वेज भी हमने समझ लिया। ना आगे बढ़ते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि बधानी साथे बधा फूल फटाक लोगों वच्चे नारायण हेमचंद्र अगर देखने जाए, तो अगर ये डिस्क्रिप्शन से आधार पे आप बहुत ही इजीली आप उसको पहचान सकते हो, क्योंकि बधा थी नोखा तरी आवे। नोखा मतलब सबसे डिफरेंट लगते थे, ये नोखा मतलब सबसे अलग लगते थे, विचित्र लगते थे। अब उस समय इससे बातचीत हुई, और जब उसने मिस मैनिंग ने नारायण हेमचंद्र के साथ गांधी जी का इंट्रोडक्शन करवाया, तो गांधी जी ने उसको बोला कि हाँ हाँ, आपनु नाम तो मैं बहुत सांभळ्યું છે। गांधी जी ने कहा आपने कितना लखाण भी मैंने पढ़ा हुआ है, आप मेरे घर पे आओगे, आप मारे ત્યાં આવશો? तो नारायण हेमचंद्र ने पूछा कि अच्छा ठीक है आएंगे, बताओ आप कहाँ रहते हैं। पर ये जब बोले ना, तो पता चला कि उसका जो आवाज है वो थोड़ा भांबरा था, मतलब थोड़ा हेवी था, है ना, जैसे गाय भैंस के ऐसा करते हैं, तो उसका आवाज थोड़ो भांबरो હતો। એના ચહેરાની સાથે મેચ થતા ન હતા। तो नारायण हेमचंद्र ने पूछा कि अच्छा तुम्हें क्या रहो છો? गांधी जी ने कहा कि मैं स्टोर स्ट्रीट पे रहता हूँ। अरे आप वहां पर रहते हो, मैं भी वहां पर रहता हूँ। तो गांधी जी एंड नारायण हेमचंद्र इंग्लैंड के अंदर एक ही गली में रहते थे, स्टोर स्ट्रीट में। पर जैसे कैसे शहरी जीवन होता है, वैसे ऐसा ही है कि एक दूसरे से ज्यादा मिलना जुलना नहीं होता था। बोला अच्छा तो मैं भी वहां पर रहता हूँ, हम दोनों पड़ोसी हुई। तो नारायण हेमचंद्र उसके सामने प्रपोजल रखा कि मैं इंग्लैंड में तो आ गया हूँ, पर एक्चुअली मुझे यहाँ पर अंग्रेजी आवड़तू નથી। उसने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि क्या आप मुझे इंग्लिश सिखाओगे, अंग्रेजी सिखवाड़शो?
मैंने जवाब आप्यो कि हाँ भाई, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, इतने बड़े लेखक, अगर कोई सामने से बोले कि आप मुझे हेल्प करोगे तो हम क्यों मना करेंगे। तो गांधी जी ने भी कहा कि हाँ, મને જે કંઈ આવડતું હશે હું તમને મદદ કરી આપીશ, હું તો રાજી થાઉં, મારાથી બનતી મહેનત જરૂર કરીશ, आप कहो तो हूँ आपने ત્યાં આવી જઈશ, मैं आपके घर पे आ जाऊंगा, आप टेंशन मत लो। तो नारायण हेमचंद्र ने बताया कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपके घर पे आ जाऊंगा और हम शांति से पढ़ाई करेंगे। अब जैसे आपके माता पिता और दादा को पूछना कि ज्यादातर पहले के टाइम के अंदर है ना, एक ही बुक हुआ करती थी जिसमें से इंग्लिश ग्रामर चलता था, एंड उसमें से ज्यादातर इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता था। उसका नाम था पाठमाला। उस बुक को क्या बोलते थे? पाठमाला कहते थे। तो नारायण हेमचंद्र ने उस ग्रामर की बुक, उसका नाम था पाठमाला, वो परचेज कर रखी थी। उसने बोला कि मैं, कोई बात नहीं, मेरे पास पाठमाला है, मैं लेके आपके घर पे, मतलब आपका जो रूम है स्टोर स्ट्रीट में, मैं वहां पर आ जाऊंगा, आप मुझे पढ़ाते रहना। तो बोला ठीक है। इस तरह से हमने टाइमिंग, डेट, वो सब फाइनल कर लिया, और फिर जैसे ही हमें समय मिलता हम मिलना शुरू कर देते थे, पढ़ते थे। वक्त यानी समय मुकर्रर, मतलब नक्की किया, फिक्स किया, और हम दोनों के बीच में एक प्यार का गठबंधन हुआ, मतलब हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी तरह से चालू हुई। अब जो नारायण हेमचंद्र थे वो शर्माते नहीं थे, जैसे हम लोग हैं, हम जो स्टूडेंट लोग हैं, वो क्या है, 17 साल के होते हैं, 18 साल के होते हैं, तो एक एटीट्यूड आ जाता है भाई यार, ये प्रश्न कौन पूछेगा, वो तो बता ही देंगे ना, अगर ऐसा होगा तो सर बताते ही, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर संस्कृत में कहेवाय छे कि पूछता पूछता पंडित थवाय। अगर पूछोगे नहीं तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, है ना। जितना पूछोगे उतना आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा। चुपचाप रहने से कोई भगवान आपके मन के अंदर आके तो उसका ज्ञान का स्रोत रख के जाने वाला नहीं है। उसी तरह से गुजराती में कहावत है कि पूछता पूछता आप लंके भी पहुंच जाओगे, लंका तक भी पहुंच सकते हो, पर पूछोगे तो आपकी प्रगति होती है, नहीं पूछोगे तो नहीं। उस तरह से नारायण हेमचंद्र को भाषा का बहुत ही सीखने का एक शौक था, या कह सकते हैं लोभ था। उसके जीवन में दो ही चीज थी, एक तो घूमना फिरना उसको बहुत अच्छा लगता था, एंड अलग अलग भाषा का जानकारी प्राप्त करना उसको बहुत अच्छा लगता था। तो जैसे गांधी जी जब उसको सिखाते थे तो उसको व्याकरण मुद्दल यानी कि टोटली उसको ग्रामर नहीं आता था। जहां पर घोड़ो एक नाउन होता है जिसको हम संज्ञा कहते हैं, वो संज्ञा की जगह हमेशा वर्ब लगाते थे, यानी कि दौड़वू इज अ वर्ब, दौड़वू, चालवू, भागू, ये वर्ब होता है ना। उस तरह से गंगा, रमेश, महेश, हिमालय, घोड़ो, ये सब क्या है, संज्ञा है ना, यानी नाउन है। तो उल्टा पुल्टा कर लेते थे, नाउन की जगह वर्ब, वर्ब की जगह नाउन लगाते थे, एंड बहुत ही कॉमेडी हो जाती थी। क्योंकि ऐसा ही होता है ज्यादातर, अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल पहले भी दिया था कि एक बार मेरी एक स्टूडेंट है जो साउथ में रहती है, एंड साउथ में रहने वाली जब मुझे यहाँ पर मिलने आती तो उसका गुजराती और हिंदी ये दोनों ही बेचारी का बहुत पुअर है। तो ऐसा होता था कि वो क्लास पे आती और मुझे कॉल करती कि सर मैं इधर आके खड़ा हूँ, तू किधर गई है। तो मैं उसको बोलता मैं घर पे खाना खा रही हूँ, तू वहां पर खड़ा रहना, मैं अभी आ रही हूँ। तो जैसे हमें पता है कि ये गलत हो रहा है, पर उसे तो ये पता है कि ये सही हो रहा है। अब जिसके पास नॉलेज नहीं होता है उसको कॉमन लगता है, जिसके पास नॉलेज होता है उसके लिए कॉमेडी हो जाता है। तो यही होता था कि घोड़ो क्रियापद और दौड़ू वो जो है संज्ञा बना देते थे। ऐसे बहुत सारे विनोदी यानी कॉमेडी एग्जाम्पल होते थे, परंतु फिर भी वो शर्म संकोच के बिना नारायण हेमचंद्र सब कुछ पूछते थे। वो समજते थे कि મારા અલ્પ વ્યાકરણથી એને કંઈ પણ મોહી જાય તેવા ન હતા, તેમણે તો વ્યાકરણ ન આવડે તો તેની પણ શરમ ન હતી। कितने भी होते हैं डाउट वो हमेशा पूछते रहते, और उसके यानी मेरे पास जितना भी नॉलेज का जो भंडार था, गांधी जी कहते हैं, वो सब उसने ले लिया था। अब उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। હું કઈ તમારી જેમ નિશાળે શીખવા ગયો નહોતો। નારાયણ હેમચંદ્ર ગાંધી जी को कहते हैं कि मैं आपकी तरह स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गया था। મને તમારા વિચાર જાણવામાં વ્યાકરણની જરૂર જણાય નહીં। જો તમને बंगाली आवड़े छे, ये उसके सामने आर्गुमेंट रखते हैं कि आपको बांग्ला आती है, नहीं आती ना। मुझे यानी कि नारायण हेमचंद्र कहते हैं मुझे आती है। बंगाल के अंदर सर्वश्रेष्ठ एक ऑथर है, उसका नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर की तरह ही है देवेंद्रनाथ टैगोर। उसके कितने ही सारे बुक्स जो बंगाली भाषा में लिखा गया था उसका तरजुमो यानी कि ट्रांसलेट करके मैंने गुजराती के अंदर गुजराती प्रजा को ये किताबें दी है, ताकि बंगाली में लिखा हुआ ज्ञान का भंडार गुजराती में गुजराती लोगों को मिले। जो मारे घनी भाषाओं हजी શીખવાની બાકી છે।
गुजराती प्रजाने हजी घणी बधी तर्जुमो करके मुझे उसको देना है। अब जितना अलग अलग देशों में, जितना अलग अलग जगह पे जाऊंगा, तो वहां की भाषा, वहां की किताबें, वहां का नॉलेज मेरे पास आएगा, एंड वो मैं हिंदी में, गुजराती में ट्रांसलेट करके हमारे लोगों को दूंगा। હું શબ્દાર્થને વળગી રહેતો નથી, હું હંમેશા ભાવાર્થને ध्यान રાખું છું। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया मैं आपको देता हूं कि नॉर्मली आप कोई भी साउथ की या हॉलीवुड की अगर आप मूवी देखोगे ना, तो नीचे सबटाइटल दिया जाता है। कभी कभी वो हिंदी में होता है, कभी इंग्लिश में भी रहता है। अगर आप मैच करना तो 100% वो सिमिलर नहीं जाता है, हाँ उसका कंटेंट मैच हो जाता है ना। तो याद रखो कि अगर हम देखते हैं गूगल ट्रांसलेटर के अंदर, तो उसमें भी आप ट्रांसलेट करें, 100% सारी चीजें नहीं मिलती है। तो कहते हैं कि शब्दार्थ को नहीं, एग्जैक्टली वो क्या बताना चाहते हो, भावार्थ को ध्यान में रखता हूँ। एंड भावार्थ जितना अच्छा होगा उतना मैं उसका ट्रांसलेशन अच्छा दे पाता हूँ। इसलिए मैं भावार्थ देखकर ही सेटिस्फेक्शन यानी संतोष प्राप्त होता है। मारी पछी बीजा ओ भले વધારે આપે, હું તો વગર વ્યાકરણે મરાઠી જાણું છું, હિન્દી જાણું છું, અને હવે તમારી પાસેથી અંગ્રેજી જાણતા શીખ્યો, ગુજરાતી જાણું છું, તો ये चार चार भाषा है। मारे तो शब्द भंडार જોઈએ, यानी वोकेबुलरी चाहिए मुझे। तमे एम न जानता हूँ मात्र अंग्रेजी सीख के ही शांति से बैठ जाऊंगा। अभी तो मुझे फ्रांस जाना है और वहां पर जाके फ्रेंच भी सीखने वाला हूँ। इतना ही नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि फ्रांस के अंदर जो लिटरेचर है, साहित्य, वो बहुत बहुड़ू है, बहुत ज्यादा है। वहाँ का स्टोरी, वहाँ की ड्रामा, वहाँ की पोएट्री बहुत बढ़िया, वहाँ के लेखक भी अच्छे हैं। उसको समझूंगा, जानूंगा, उसको गुजराती में, हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। फिर जाने वाला हूँ मैं जर्मनी, और वहां पर जर्मन भाषा भी सीखूंगा, और उसका भी लिटरेचर का नॉलेज प्राप्त करके मैं पूरी की पूरी गुजराती प्रजा को दूंगा। तो ये मेरा एक मतलब मेन एम है। इस तरह से नारायण हेमचंद्रनी धारा चलती रहती, बोलते रहते, समझाते रहते। ભાષા જાણવાનો અને મુસાફરી કરવાનો એને લોભ અપાર હતો। दो चीज उसकी लालच थी, एक थी भाषा जानकारी रखना, एंड दूसरी थी मुसाफरी, अलग अलग ट्रैवलिंग करना। तो गांधी जी ने उसके साथ थोड़ा मजाक किया। उसने बोला कि अच्छा, आप फ्रांस जाओगे, जर्मनी जाओगे, फ्रेंच सीखोगे, जर्मन सीखोगे, तो क्या हाँ। तो फिर गांधी जी बोला फिर अमेरिका भी जाओ, वहां पर भी जाना चाहिए। तो उसने उसको भी सीरियसली ली, बोला हाँ जरूर जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। अमेरिका तो नवी दुनिया જોયા વિના હું પાછો થોડો વળવાનો છું, मैं ऐसा थोड़ा वापस आने वाला हूँ, मैं अमेरिका भी जाऊंगा। तो गांधी बोला अच्छा, तो क्या आपके पास पैसा છે ત્યાં જવા માટેના। બોલા મારે પૈસાનું શું કામ છે, મારે તો क्या તમારી જેમ टाप ટીપ કરીને ફરવાનું છે, मतलब कोट टाई हैट पैंट ये सब पहनना मेरे को जरूरी नहीं है। बस मेरे लिए घूमना एंड भाषा जानकारी जरूरी है। मारे खाऊ કેટલું ને પહેરવું કેટલું। मारे पुस्तकों में से जो मेरी किताबें बिकती है, उसमें से थोड़े पैसे मिल जाते हैं, और दूसरा थोड़ा बहुत मुझे मिल जाता है अपने मित्रों के द्वारा। अगर मुझे थर्ड क्लास डिब्बे में, जो शिप आती है ना, उसके अंदर होता है डेक जहां पर सामान रखा जाता है, अगर मुझे वहां पर भी बिठा के अगर ट्रैवलिंग करके अमेरिका, फ्रांस, जर्मन भेजेंगे, तो मैं उसमें भी चला जाऊंगा। मुझे ऐसा कुछ अहंकार नहीं है कि मैं ऐसी अच्छी सी लग्जरियस सीट में बैठ के अच्छी तरह से जाऊंगा। नहीं, घूमना फिरना मेरे लिए ज्यादा मान्य रखता है। नारायण हेमचंद्र बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। यहाँ पर वर्डिंग इस्तेमाल हुआ है सादगी, बहुत अच्छी थी। निखालस यानी एकदम फ्री माइंडेड थे। और तीसरा था अभिमान, इतना सा भी नहीं था, अहंकार बिल्कुल नहीं करते थे। उसको दो चीजों पे भरोसा था, वो थी उसकी लेखन शक्ति, और दूसरा था अपने ऊपर का भरोसा कि मैं जो करूंगा वो सही है, और जो मैं लिख रहा हूं वो परफेक्ट होना चाहिए। પોતાની લેખક તરીકેની શક્તિ વિશે જોઈએ, તેના ઉપર એને સૌથી વધારે વિશ્વાસ હતો। આમ ये अभिमान नहीं करते थे, निखालस फ्री माइंडेड थे, और सिंप्लिसिटी यानी कि सिंपल लाइफ जीते थे। ठीक है, ये उसकी क्वालिटी बताई गई है। અમે રોજ મળવા લાગ્યા, ગાંધીજી કહે છે। અમારી વચ્ચે વિચારોનું આચાર સામ્ય ઠીક હતું। हम बहुत ही सिमिलर सोचते थे काफी सारी चीजें में। अन्न का आहार, मैं मांसाहार नहीं करता था, उसी तरह से वो भी अन्न का आहार ही करते थे। दोपहर के टाइम में, बपोरनी वेला है समय में, हम दोनों साथ में ज्यादा खाना खाते थे। हमारी पास से अठवाडियामा मतलब वीकली 70 शिलिंग, मतलब 17 शिलिंग इज अ करेंसी का नाम है। इंग्लैंड के अंदर उस वक्त शिलिंग चलते थे, सबने रुपया पैसा होता है ना, उसी तरह से वहां पर शिलिंग चलते थे।
तो वीकली हमें 17 शिलिंग के अंदर ही खुद ही खाना पका के खाना पड़ता था। बस ये हमारा वीक का पैसा था जिसके अंदर से हमें खाना बना लेना पड़ता था। तो उसमें से हम खुद ही हमेशा अपना खुद का घर का खाना बनाते थे। और उस टाइम के अंदर कभी वो हमारी कोठड़ी यानी कि मेरे रूम में आ जाते थे, कभी मैं उसकी कोठड़ी उसके रूम में चला जाता था। मैं, गांधी जी कहते हैं कि मैं हमेशा अंग्रेजी ढब के हिसाब से रसोई बनाता, मतलब पहले स्टार्टअप होना चाहिए, फिर मेन कोर्स होना चाहिए, एंड में डेजर्ट होना चाहिए, वगैरह वगैरह, है ना। तो वो हमेशा बोलते थे भाई ये क्या तरीका होता है, हमेशा सिंपल तरीके से खाना खाओ। तो हमेशा देसी ढब में खाना बनाते थे एंड संतोष रहता था। दाल જોઈએ જેમને तो, અને હું यानी गांधी जी कहते थे मैं हमेशा गाजर का सूप बना के पीता था। तो मेरे पे दया खाते थे, ये क्या कर रहा है तू, है ना। वो कहीं ना कहीं से हमेशा मूंग लेके आते थे, मग ले आते थे, और मगनी जे दाल आवे, दाल भात में होती है ना, ऐसी दाल हमेशा बनाते थे। एक दिवस मेरे लिए हमेशा एक बढ़िया सी मूंग की दाल लेके आए एंड मेरे को खिलाया। इतनी बढ़िया थी, अत्यंत स्वाद थी, भरी हुई स्वादिष्ट। પછી तो हमारे बीच में आप ले लेन देन चालू हुआ। वो जो बनाते थे मैं उसको खिलाता था, मैं जो बनाता उसको खिलाता था। इस तरह से हूँ मारी वानगी એને चखाड़ू ये मने चखाड़े, और इस तरह से खाने के अंदर भी हमारा इंटरेस्ट सिमिलर होने लगा। अब हम बैठते थे, बहुत सारी बातें करते थे, एंड उस समय वहां पर एक अखबार आता था। अखबार का नाम था डिजरायली। तो ये इंग्लिश में रहता था, और ये जो इंग्लिश में जो अखबार था वो गांधी जी बैठकर हमेशा उसको सुनाते थे, भाई इसमें ऐसा लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है। तो उस समय वहां पर इंग्लैंड के अंदर एक कार्डिनल थे। कार्डिनल जो चर्च के अंदर या फिर जो पॉप होते हैं या क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर एक हेड होते हैं, सेंट होते हैं, उसको कार्डिनल कहते हैं। उसका नाम मैनिंग था। तो कार्डिनल मैनिंग एंड दूसरे थे जॉन बंस। ये दोनों का डिजरायली अखबार के अंदर एक लेख छपा, एंड ये बैठे बैठे गांधी जी उस डिजरायली में जो इंग्लिश में लिखा हुआ था वो बैठे बैठे पढ़ रहे थे, क्योंकि हमारे नारायण हेमचंद्र को इंग्लिश आती नहीं थी। तो पढ़ा रहे थे एंड बता रहे थे ऐसा ऐसा हुआ। तो उस वक्त क्या हुआ था, वहां पर गोदी यानी कि जो पोर्ट होता है ना शिप की, जहां पर पोर्ट का एंकरिंग किया जाता है, तो वो जगह पर मजदूरों ने हड़ताल कर रखी थी। उस हड़ताल में बहुत सारा नुकसान हो रहा था, पैसों वालों का भी, गरीबों का भी, मजदूरों का भी। तो ये दोनों ने यानी कि कार्डिनल मैनिंग एंड जॉन बंस ने मिलकर ये हड़ताल को बंद करवा दी एंड सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। इसके कारण से गरीब के घर में खाना भी आया और अमीरों की पैसे आना शुरू हो गया। तो ये इतना बढ़िया जो काम किया था वो सारी चीजें डिजरायली में छापी गई, एंड ये मैं बैठ के सुना रहा था। अब उस वक्त वहां पर बैठे हुए थे कौन, हमारे नारायण हेमचंद्र। वो सुने जा रहे, उसको लगा भाई हाँ यार ये लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, और ऐसे लोगों तो एक बार मिलना ही चाहिए। तो उस वक्त ही सुन के ही तुरंत ही उसने बोला कि अरे वाह ये तो साधु संत लोग हैं, और ऐसे साधु पुरुषों को मिलना ही चाहिए। अब जैसे अभी मैं आपको बोलूं कि देखो मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया, अमिताभ बच्चन ने इतना अच्छा काम किया, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर ने इतना अच्छा काम किया, एक काम करते चलो हम उसको मिलने जाते हैं। तो आप सब हंसोगे भाई ये कैसी बातें कर रहे हो, सब इतने बड़े बड़े लोग हैं वो थोड़ी हमें पूछेंगे। पर क्या हमने कभी कोशिश की है बिना कोशिश ये मना कर देने का? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या करे, तो उसने बोला एक काम कर, तो उसको लेटर लिख, वो जवाब देंगे तो चले जाएंगे। गांधी जी बोला हाँ ये सही है। तो बोला ठीक है क्या लिखूं मैं उसमें? तो उसने बताया कि काम कर, पहले तो मेरे बारे में सारी जानकारी दे कि मैं इंडिया से आया हूँ, मैं एक ऐसा लेखक हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ, यहाँ पर रहता हूँ, आपके बारे में ऐसा पढ़ा हुआ था, तो मुझे आपको मिलने का एक इंटरेस्ट जगा हुआ है। और साथ में एक और बात लिखना, क्योंकि क्या, तेरा नाम भी लिखना। बोला मैं क्यों? गांधी जी ने बोला मैं क्यों? बोला वहां पर एक ट्रांसलेटर तो चाहिए, वो इंग्लिश में बात करेंगे और मुझे इंग्लिश आती नहीं है। तो तू मेरे साथ एक दुभाषिया, दुभाषिया का मतलब होता है ट्रांसलेटर, तो ट्रांसलेटर की ओर से मेरे साथ आएगा, ऐसा पूरा एक लेटर में लिख दे। बोला ठीक है। जिस तरह से बोला गया था ऐसा लेटर लिखा, एड्रेस डाला एंड पोस्ट कर दिया। और है हुआ ऐसा कि 2-3 दिन के अंदर ही सामने से उन लोगों का लेटर आया और अपॉइंटमेंट दिया गया, ठीक है आप आ जाओ और मिलते हैं। अब हमें तो शौक लग गया, खासकर तो गांधी जी को, तो ये क्या है। पर फिर भी हम दोनों तैयार हो गए। नियम के हिसाब से मैंने कोट टाई पैंट मस्त अच्छी तरह से पहन लिया, क्योंकि इतने बड़े बंदे को मिलने जाने वाले हैं। एंड वो वैसे ही सादे कपड़े, है ना, एकदम सिंपल। तो गांधी जी मजाक उड़ा भी ये क्या है, थोड़े तो अच्छी तरह से कपड़े पहनो, ये कोट ये पैंट देखो तो सही।
तो उस वक्त भी बोला हेमचंद्र ने, क्या बोला कि देखो आप लोग हैं हमेशा कपड़ों को इंपोर्टेंस देते हो, एक्चुअली बड़े लोग है ना, वो महापुरुष कभी पोशाक में सामूज होता नहीं, वो आपके हृदय और आपके विचारों को देखते हैं, और वही उसके महान होने का गुण है। हमारे अंदर भी ऐसा हमेशा होता है, ठीक है। तो ये हमेशा कभी भी बात सोचो मत, ठीक है चलो जैसा आपको ठीक लगे वो, ऐसे ही कपड़े पहन के निकल लिए, गांधी जी मस्त तैयार होके पहुंच गए, हमें कार्डिनल ना महल में पहुंच गया, मकान महल जैसा था ऐसा कह सकते हैं, या महल मकान जैसा था ऐसा भी कह सकते हैं। मैं बनने बैठा, वो तो एकदम शुक्ल के से दिखने वाले बंदे, बुढ़े थे बेचारे, ऊंचा पुरुष थे, हमें वहां पर प्रवेश किया, हमारी बच्चे साथ ही हमें हाथ मिलाविया, बातचीत करी, और नारायण हेमचंद्र और गांधी जी को वहां पर आगता स्वागता किया, वेलकम किया। पछी उसने बोलना शुरू कर दिया, उसने बोला, हमारे नारायण हेमचंद्र ने, वो गुजराती में बोलते थे तो उस हिसाब से फिर मुझे ट्रांसलेट करके देना पड़ता था। तो नारायण हेमचंद्र ने बोला कि मारे आपनो वधारे वक्त लेवो नथी, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं तो आपने विषय सांभळ्यो हो, तो मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, आपने इतनी बड़ी हड़ताल का काम कंप्लीट कर दिया, यानी बहुत अच्छी तरह से उसको बंद किया, इसके लिए मैं आपका उपकार मानने के लिए इधर आया हूं। दुनिया में ऐसे साधु पुरुष, ऐसे महान लोगों के दर्शन करना ये मेरा रिवाज है, मेरा शौक है, मेरी आदत है, इसलिए मैं आपको थोड़ी तसदी मतलब परेशानी देने के लिए इधर आ गया, अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ करिएगा। और फिर गांधी जी को बोला, चल इसका ट्रांसलेट करके दे, तर्जुमो करवानो कीधु, और मैंने पूरा उसका ट्रांसलेट करके दिया। सामने जो बैठे हुए थे उसने भी, कार्डिनल ने बहुत अच्छी तरह से सुना, और फिर उसने भी इंग्लिश में हमें बताया, बोला ठीक है आप यहाँ पर आए हो, मैं खुश हुआ, ओके यू आर कम हियर, आई एम वेरी हैप्पी, उम्मीद रखता हूं, मैं ऐसा विश करता हूं कि आपको यहाँ पर वसवाट यानी स्टे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, कहीं ना लोगों के साथ आपकी पहचान अच्छी तरह से हो गई होगी, गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड, ऐसा करके बोलते हैं ना, ईश्वर तुम्हारू भलू करे। फिर मैंने ट्रांसलेट करके वापस से दिया, और इस तरह से एकदम सिंपल तरीके से हमारी बातचीत हुई, इतने बड़े बंदे ने हमें टाइम दिया, और एकदम सिंपल सी बातों के ऊपर। तो अगर हम कोई भी चीज के लिए सोचेंगे समझेंगे नहीं, तो उसके अंदर हम अचीव नहीं कर सकते, और यही होना चाहिए। अब जैसे इंडिया में होता है, ऐसा इंग्लैंड में भी होता है कि 11 महीने या 12 महीने के अंदर जो रहने का रेंट का जो एग्रीमेंट होता है वो चेंज करना होता है, और हमेशा गांधी जी 11 महीने के बाद चेंज कर लेते थे। यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि 11 महीने तक रह गए, फिर वापस से चेंज करने का हुआ, तो गांधी जी कहीं और चले गए रहने के लिए, तो अब इतना मेल मिलाप नहीं होता था हमारे हेमचंद्र के साथ। तो इसके कारण से हवे हूँ अहिया आवी होती थी राजदेव, उस समय नारायण हेमचंद्र बहुत समय के बाद मेरे घर पे, जहां पर मैंने चेंज कर दिया था, वहां पर एक बार अचानक से आ गए, और उसने धोती पहना हुआ था, ऊपर गंजी टाइप का एक पैरन था, वो पैरन पहना हुआ था, ये बस 2 कपड़े पहने थे। और मैंने जो नया चेंज किया था, गांधी बोलते वो घर पे आए और नॉक 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 करके खटखटाया, घर की मालकिन यानी कि घर धनियाणी ने दरवाजा खोला, तो बेचारी बीनी मतलब डर गई, ये कौन है, सामने से कौन अचानक से आ गया, मारी पास से दौड़ती हुई आई, और उसने मुझे बताया कि कोई गांडा जीवो मानस तुमने मळवा मांगे छे। मैं टेंशन में आ गया, गांडा जीवो मानस मुझे मिलना चाहते हैं। हूँ दरवाजा ऊपर गयो, नारायण हेमचंद्र खड़े थे वहां पर एकदम सादे सीधे पोशाक में, मस्त अच्छी सी स्माइल चल रही थी। मैं आश्चर्यचकित हो गया, उसके मुख के ऊपर वैसा ही पहले जैसा एकदम शीड़ा शांत स्माइल चल रहा था। मुस्कुराए, मैंने बोला आप यहाँ पर, तो क्या हाँ, मैंने बोला आपके पीछे कुत्ते या बच्चे दौड़े नहीं आपको मारते हुए, नॉर्मली क्या होता है कि कोई ऐसा विचित्र इंसान दिखता है गांडा टाइप का, तो उसको बच्चे या कुत्ते उसके पीछे पड़ते हैं। बोला कि हाँ पाछड़ पड़िया, पर मैंने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो बेचारे कुत्ते और बच्चे चले गए, वो शांत हो गए। ऐसे सिंपल थे वो, किसी से कभी उसको बैर नहीं था। नारायण हेमचंद्र थोड़े महीने के लिए विलायत में रहे, फिर पारिस यानी कि पेरिस पेरिस भी गए, फ्रेंच जाके अभ्यास भी किया, फ्रेंच की बहुत सारी किताबों का उसने तरजुमो यानी कि ट्रांसलेट भी शुरू किया, एंड उसमें से एक तरजुमो लेकर अभी वो मेरे पास आए थे, और मुझे बताया देखना जरा इसका चेक करना, મને આવડતું હતું તેથી મને ચેક કરવા માટે આવ્યો। મેં જોયું તરજુમો ન હતો, પણ હા जो लिखा था उसका भावार्थ, जो कहने का तरीका था, एक्सप्लेनेशन था, उसमें अच्छा परफेक्शन आया हुआ था। तो ऐसे थे। मैंने ये भी सुना था, गांधी जी कहते थे कि एक समय में अमेरिका भी जाने का उसने जो निश्चय किया तो वो भी कंप्लीट किया।
महा मुसीबतें डेक के अंदर तीसरे क्लास के डिब्बे के अंदर बैठ के वो गए थे। और अमेरिका के अंदर भी सेम धोती और पैंट पहन के घूमते थे। अमेरिकन लोग जो ठीक तरह से कपड़े भी नहीं पहनते हैं, उन लोगों ने उस टाइम में अखबार के अंदर लिखा था कि बैड मैनर्स वाले कपड़े पहने हुए हैं, असभ्य पोशाक पहरिया छे, ऐसा इसके ऊपर तोहमत आरोप लगाया गया था। मारू स्मरण जेटलू हतु इतना मैं आपको बता रहा हूं, ये गांधी जी अंत में कहते हैं। इस तरह से गांधी जी जितना भी नारायण हेमचंद्र को जानते थे, उसके अपनी बुक जिसका नाम था सत्यना प्रयोगु, जिसको हम आत्मकथा के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर ये